जय हिंद एवरीवन। तो आज हम देखेंगे रोबोटिक्स चैप्टर 1 और रोबोटिक्स के बारे में देखेंगे क्या इंट्रो है हमारे इस एकेटीयू के एग्जाम में। तो हम इस फर्स्ट यूनिट को आज पूरी तरह से कंप्लीट करेंगे, तो आप लास्ट तक बने रहिएगा और लाइन टू लाइन समझ के जाइएगा। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज रोबोट एंड इसके एडवांटेज क्या है, इसके लिमिटेशन क्या है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसके बारे में बस लाइन टू लाइन आपको बताते चलेंगे, आप बस सुनते चलिएगा। देखिए क्या बोला है, रोबोट क्या है। रोबोट एक ऐसा डिवाइस है जो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाए, ऑटोमेटिक कंट्रोल हो, जो प्रोग्राम कोई प्रोग्राम दिया हो तो वो प्रोग्रामेबल हो और मल्टीपर्पज के लिए यूज हो। जैसे कोई डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव से काम हो, यहाँ पे मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से काम करे। इसका जो प्रोग्रामेबल हो 3 या मोर एक्सिस, 3 या 3 से अधिक भी एक्सिस तक हो सकता है। जैसे होता है ना 3D या 4D, अब तक आप भी सुने होंगे 8D अब आज तक आ गया है। तो ये 3 या 3 से अधिक तक एक्सिस तक आ गया है, मतलब प्रोग्राम जो हो गया। और उसके बाद इसको या तो ये फिक्स्ड प्लेस पे हो या मोबाइल मतलब होता है क्या, इधर उधर घूमने वाला। ये किसके लिए अधिकतर यूज होता है, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के लिए एप्लीकेशन इसका है। तो आपको रोबोट का मतलब क्या समझे, तो रोबोट का मतलब क्या हुआ, जो हमारा ऑटोमेटिक हो, कंट्रोलेबल हो और प्रोग्रामेबल हो और मल्टीपर्पज मैनिपुलेटर हो, वो सब किसमें आएंगे, हमारे रोबोट। रोबोट उसे इसका एक पर्टिकुलर डिफिनीशन है जो कि हमारा 3 या 3 से एक्सिस मोर देन वर्क करे। और ये इसका जो एप्लीकेशन है क्या, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, इंडस्ट्रियल पे यूज हो, इंडस्ट्रियल जगह पे। उसके बाद क्या लिखा है, रोबोट एक ऐसा हमारा डिवाइस है जो कि प्रोग्राम, मतलब उसमें कुछ प्रोग्राम दिया गया है क्या करने के लिए, पार्ट को मूव कराने के लिए, या किसके द्वारा, टू डू वर्क विथ टूल। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, रोबोट एक ऐसा डिवाइस है जो हमारे क्या अपने जैसे अपने किसी वर्क करने को, जो अपने टूल्स, जो रोबोट का टूल्स है वो मूव कराए, किसके द्वारा, प्रोग्राम जो हो उसके द्वारा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, रोबोट। अब इसके एडवांटेज क्या है, एडवांटेज पहला है क्या है, कॉस्ट मेंटेन करता है। ये किसके कॉस्ट, किसके लेस है, हमारे जो ह्यूमन बींग अगर जैसे कोई कंपनी है उसमें 10 वर्कर लग रहे हैं और उसमें हम 2 रोबोट लगा दिए तो बराबर होंगे। तो ये क्या हुआ, हमारे कॉस्ट को मेंटेन किया। और एडिशनल बेनिफिट इसके अलावा जैसे एडिशनल बेनिफिट ये हो गया कि आप इसको 24 घंटा तक वर्क कर सकते हैं, ये हमारा एडवांटेज है। और रोबोट क्या है, रोबोट हमारा कोई भी मतलब क्या बोला है, रोबोट डू नॉट गेट एनी एडिशनल बेनिफिट, दे आर नॉट पेड एनी सैलरी। इसका एक एडिशनल बेनिफिट ये कि इसमें कोई सैलरी रोबोट हमारा नहीं लेकर अब लेता है, बस उसको चार्जिंग चाहिए, ये सब चाहिए। डू नॉट टेकिंग वेकेशन, सीक, या बीमार नहीं होगा या छुट्टी नहीं लेगा, कोई रिटायरमेंट नहीं है, ये सब फायदा है रोबोट का। अब लिमिटेशन क्या है रोबोट के जो इनिशियल कॉस्ट, उसको बनाने का जो कॉस्ट होता है वो बहुत ही हाई होता है। और ये किस पे डिपेंडेंसी है, मशीन पे डिपेंडेंसी। और मशीन इंक्रीज, जो हमारा मशीन पे डिपेंडेंसी है वो इंक्रीज बढ़ जाता है। इसलिए हमारा प्रॉब्लम क्या आता है मशीन में, कभी कभी जैसे कभी कभी वर्क नहीं कर पाता है, विल सफर, कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है तो हमारा वर्क थम जाता है, रुक जाता है। ये सब हमारा है कि लिमिटेशन। और रोबोट क्या होता है, केवल फॉलो करता है कमांड को, वो इसके पास इंटेलिजेंस कम होता है, जैसे इमोशनल इंटेलिजेंस। जैसे कुछ भी हुआ, जैसे कंपनी में आग वाग लगा है तो रोबोट को क्या पता, वो तो अपना वर्क करता रहेगा। अब यहाँ पे इमोशनल इंटेलिजेंस, जो माइंड का इंटेलिजेंस, उसे तो बस जो प्रोग्राम दिया गया बस वही कर रहा है, ये है। उसके बाद जो जॉब अपॉर्चुनिटी को रिड्यूस कर रहा है, कितने लोग अनएम्प्लॉयमेंट से परेशान हो रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, रोबोट हमारा आ जा रहा है, मशीनरी यूज हो रहे हैं, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसमें कई सारे रिवोल्यूशन हो गए हैं। इसलिए क्या हो रहा है, हमारा जॉब अपॉर्चुनिटी मिस हो रही है। अब तो गाइस हम सेकंड क्वेश्चन पे आ गए। सेकंड क्वेश्चन क्या है, गिव द जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन ऑफ रोबोट। जो जियोमेट्रिक, जैसे जियोमेट्रिक मतलब क्या समझते हैं आप, जैसे कि एक्सिस हो गया, इसमें कि क्या क्या उसके डायमेंशन है वर्क करने के, ये सब देखेंगे। अब देखिए यहाँ पे ये जो जियोमेट्रिक क्लासिफिकेशन रोबोट है फॉलो, पहला क्या है, SCARA। इसका फुल फॉर्म मत भूलिएगा एकदम, क्योंकि ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में आपके एकेटीयू में। इसका मतलब क्या है, SCARA का मतलब सेलेक्टिव कंपाइलेंट रोबोट आर्म। मतलब कोई भी एक सेलेक्टिव पर्टिकुलर उसको सेलेक्ट कर रहे हैं टूल्स, उसमें कंपाइल मतलब उसमें प्रोग्राम कर रहे हैं, और रोबोट आर्म में दिस रोबोट इज स्पेशली डिजाइन फॉर असेंबली ऑटोमेशन। ये अपने
ऑटोमेशन मतलब इसका क्या होता है, ऑटोमेटिक, जैसे वर्क कोई हो रहा है या जैसे कि कोई भी उसको परफॉर्म करना है टास्क, उसको वो करना है। और ये अधिकतर किस में होता है, 4 एक्सिस ऑफ मोशन, 4 एक्सिस ऑफ मोशन होता है। और सभी एक्सिस जो होते हैं उसमें क्या किसके द्वारा ड्रिवन होते हैं, सर्वो मोटर। ये मत भूलिएगा दोस्तों, क्या हमको किस मोटर द्वारा, ये मतलब इसमें जो एक्सिस होते हैं सभी एक्सिस किसके द्वारा रन ड्रिवन होते हैं, सर्वो मोटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, जान लीजिए पूछ सकता है। इसमें हमको याद क्या करना है, सर्वो मोटर। फिर उसके बाद इसका देखिए, जो उसमें 2 एक्सिस होते हैं, जो 4 एक्सिस टोटल होते हैं उसमें 2 एक्सिस जो 2 ज्वाइंट मोटर होते हैं, उसमें क्या होता है कि वो जो 2 ज्वाइंट में हमारा मोटर अटैच होता है। देखिए जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक फिगर में दिया है मोटर, यहाँ पे एक एक्सिस, एक यहाँ एक्सिस पे मोटर हमारा अटैच होता है। और बेस जो इसका होता है रोटेटिंग स्ट्रक्चर का होता है, जो ये बेस होता है ये हमारा रोटेटिंग स्ट्रक्चर का होता है। और जो फाइनल जो फोर्थ एक्सिस होता है वो हमारा वर्टिकल एक्सिस होता है, जो इंसर्ट कर कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट करने के लिए, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई भी कंपोनेंट इंसर्ट करने के लिए ये क्या फोर्थ एक्सिस है। ये फर्स्ट देखिए हमारा क्या, फिर से एक बार सिंपल देख लीजिए, आपको ज्यादा कुछ इसमें सोचना नहीं है। देखिए पहला पहला हमारा क्या, 2 एक्सिस ये हुए जहाँ पे सर्वो मोटर लगे रहेंगे और मोटर यहाँ पे ड्रिवन द्वारा होंगे। और इसका बेस जो होगा वो हमारा रोटेटिंग नेचर का होगा। और जो हमारा फाइनल एक्सिस है, फोर्थ एक्सिस है, ये क्या होगा, कोई भी कंपोनेंट पुट डाउन, जिसका वर्क होता है अधिकतर यही किसी का वर्क होता है। और चौथा पॉइंट क्या हमारा, जो SCRA है वो लीस्ट एक्सपेंसिव, ज्यादा महंगा नहीं है क्योंकि ये सर्वो मोटर द्वारा ही पावर्ड होता है। वेरी स्मॉल एंड वेरी फास्ट। यस। अब दूसरा रोबोट क्या है, गैंट्री रोबोट। अब गैंट्री रोबोट देखिए सिंपली कुछ मतलब जैसे वर्क, जैसे कोई भी स्टॉप वर्क होता है उसमें क्या, स्टेकिंग और डी स्टैकिंग ऑफ स्टील ब्लैंकेट। मतलब जैसे कि देखे होंगे कभी जैसे कोई इंडस्ट्री या कोई भी आप इंडस्ट्री में देखे होंगे कि जैसे कई, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए लोहे का रॉड रखा हुआ है, उसको एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक रखना है, वो भी अच्छे से करना है, मतलब खाली नहीं, मतलब उसको दूसरे प्लेस तक रखना है, वो भी सीक्वेंस वाइज। तो उसका यूज हम करते हैं किसका, गैंट्री रोबोट का। ये लार्ज स्केल में यूज होता है। यहाँ न्यूमोटिक पावर, अब इसका न्यूमोटिक पावर मतलब क्या होता है, इसमें जो पावर होता है, मतलब इसमें जो एयर प्रेशर द्वारा इसमें पावर्ड होता है। यहाँ पे देखिए लिखा है, जो लिखा है उसको आपको समझा दे रहे हैं एक बार, ऐसे आपको याद रहेंगे वर्ड टू वर्ड। देखिए इसमें क्या है, दिस टाइप ऑफ रोबोट इज जनरली माउंटेड डायरेक्टेड टू शॉप फ्लोर, जैसे शॉप दुकान का, और वेरी लार्ज कोई भी हैवी चीज करने के लिए ये यूज होता है। इट कैन बी यूज मटेरियल हैंडलिंग, जैसे आपको बताया था रॉड वाला एग्जांपल वो है। एप्लीकेशन से स्टैकिंग और डी स्टैकिंग ऑफ स्टील ब्लैंक्स, मतलब खाली करना फिर यहाँ भरना, ये सब जैसे रॉड वॉड का था। और वेल्डेड इनटू टेलर्ड ब्लैंक, दे कैन बी न्यूमेटिक पावर बता दिया आपको। अब दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, कार्टिशन रोबोट। कार्टिशन रोबोट किसी मतलब किस टाइप के होते हैं रोबोट, कार्टिशन रोबोट जो होते हैं, बस समझिए ये जो हमारा इजीली माउंटेनेड कहाँ हो जाए, टेबल पे हो जाए। ये गैंट्री ही जैसे, गैंट्री क्या था हमारा, बहुत बड़ा मतलब कि लार्ज स्केल पे यूज होता है कि जैसे हैवी चीजों को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम वन स्टेज टू अनदर स्टेज। लेकिन कार्टिशन क्या होता है, स्मॉलर स्केल पे यूज होता है। यहाँ पे लिखा है ना, मशीन आर यूजुअली माउंटेनेड और टेबल, सिमिलर कॉन्सेप्ट टू गैंट्री रोबोट बट और स्मॉलर ऑब्जेक्ट। ये याद रखिएगा बस कि कार्टिशन जो हमारा रोबोट था वो गैंट्री रोबोट का एक स्मॉलर वर्जन है, वो है और कुछ नहीं है। और दूसरा पॉइंट हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है जो एक्सिस ऑफ एयर और सर्वोमीटर पावर्ड बाय जनरली ऑफर्ड मॉड्यूल दैट आर कंप्लीट एंड बोल्टेड टुगेदर टू फॉर्म मोशन रिक्वायर्ड। जान लीजिए एक यहाँ पे फिगर दिया होगा, ये देखिए फिगर द्वारा देखिए, ये देखिए हमारा सिंपल है, यहां से भी मूवमेंट, ये देखिए 4 एक्सिस हमारे दिए हुए हैं, जो इसमें कोई भी मूवमेंट हमको स्मॉल वर्क करना है, जैसे पेंटिंग वेंटिंग, यहाँ पे एग्जांपल दिया होगा, दिखा दे रहे हैं आपको कि ये देखिए लिखा है ना, अवेलेबल इन वाइड रेंज ऑफ साइज एंड पेलोड। इसका जो पेलोड हमारा एक जनरली होता है कि कितने लोड को वो कैरी कर सकता है। उसके पास दे कैन हैव अ स्मॉल इनफ टू माउंट अ टेबल, मतलब कि इतना छोटा है कि वो किसी टेबल पे जाके वो फिट हो सकता है, फिर अपना वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। अब इसका देखिए, इसका एप्लीकेशन कहाँ है, यूनिवर्सल इन द इंडस्ट्रियल फील्ड में क्या होता है, जैसे पेंटिंग करना है, कोई कार वार पेंटिंग, यहाँ पे लिखा है ना, द पेंटिंग एंड मटेरियल हैंडलिंग करने के लिए यूज होता है। ये चीज है इसमें आपका, जैसे यहाँ पे कोई भी पेंटिंग अटैच हो गया तो वो अपना काम करने लगा, सिंपल वर्क है ये बहुत स्मॉल स्केल पे है। अब उसके बाद देखिए सिलेंड्रिकल। अब देखिए सिलेंड्रिकल में क्या है, सिलेंड्रिकल और कॉन्फ़िगर्ड रोबोट है वर्टिकल कॉलम। इसके पास वर्टिकल कॉलम होता है जो कि अटैच होता है साइड बाय मूव अप एंड डाउन करने के लिए, मूव अप एंड डाउन भी ये कर सकता है, और साइमल्टेनियसली आर्म कैन मूव रेडियली विथ रिस्पेक्ट टू कॉलम। अब देखिए इसका मतलब क्या है, एक बार हम पढ़ लेते हैं फिर उसके बाद आपको बताते हैं। देखिए इसमें क्या है,
यूजुअली फुल 360 डिग्री इसमें रोटेशन होता है, और इसमें थीटा क्या होता है, रिस्ट्रिक्ट रहता है हमारा 360 डिग्री तक, और ये हमारा तीनों पे वर्क करता है, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक पे वर्क करता है। इसका जो आल्सो देयर इज मिनिमम एज वेल एज मैक्सिमम एक्सटेंशन ड्यू टू मैकेनिकल रिक्वायरमेंट। अब देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए हमारा ये रहा सिलेंड्रिकल, अब इसमें क्या है, हमारा ये बेस था, आपको पता है बेस, और ये हमारा ये रेडियली जो हमारा है मूव भी कर रहा है, रेडियली हमारा जो क्या है उसको घूम भी सकता है, और उसके बाद अप एंड डाउन मूवमेंट, ये अप एंड डाउन मूवमेंट भी हमारा ये कर सकता है। क्या सिलेंड्रिकल यहाँ पे लिखा है देखिए, मूव अप एंड डाउन कॉलम दोनों कर सकता है, और रेडियली मूव भी कर सकता है, लेकिन इसका जो थीटा होता है ना वो रेस्ट्रिक्ट होता है कहाँ तक, 360 डिग्री तक। और लेकिन एक चीज इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ये याद कर सकते हैं कि इसका जो हमारा वर्क होता है वो तीनों में यूज होता है, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल एंड न्यूमेटिक कनेक्शन, ये है हमारा। अब उसके बाद आगे देखते हैं स्फेरिकल। स्फेरिकल में क्या होता है, देखिए इसको स्फेरिकल कहाँ पे यूज होता है, टेलीस्कोपिक आर्म होता है एक प्रकार का, और जो पीवोट अबाउट हॉरिजॉन्टल, अभी पीवोट का मतलब आपको बता रहे थे, ये हमारा क्या है पीवोट। पीवोट मतलब ये होता है कि सर्कुलर मूवमेंट होता है, या पीवोट मतलब फिक्स भी हो सकता है, नीचे यहाँ पे आपका कोई भी एक्सिस यहाँ पे लिखे, ये हमारा पीवोट है। अब देखिए एक्सिस आल्सो रोटेट अबाउट वर्टिकल एक्सिस, रोटेट भी कर सकता है। ओइंग टू मैकेनिकल एक्चुएटर कनेक्शन लिमिटेशन द वर्क इन्वॉल्व सच रोबोट इज पोर्शन ऑफ स्पेयर। अब देखिए इसमें क्या है आपका सिंपल, ये भी कुछ कठिन नहीं है। देखिए इसमें आपका क्या था कि आपका ये जो है ये रोटेटिंग स्ट्रक्चर का बेस है जो पिवोटेड है, पिवोटेड मतलब फिक्स यहाँ पर इसके आधार पे, फिर ये आपका मूवमेंट करेगा, कैसा करेगा, रोटेशनल वाइज करेगा अपने फिक्स कॉलम पे, यहाँ फिक्स कॉलम है ना, ये रोटेट करेगा, बस सिंपल और कुछ नहीं है आपका इसमें। अब देखिए आर्टिकुलेटेड मूवमेंट क्या होते हैं, आर्टिकुलेटेड मूवमेंट में क्या होता है, ये एक ह्यूमन आर्म जैसे रिसेंबल होता है, बहुत मतलब कि ह्यूमन जैसे हमारा हाथ होता है वैसे सिंपल इसका भी वर्क काम करता है। यहाँ पे देखिए 4 रोटेशन है, 1 2 3 4 रोटेशन, देखिए यहाँ पे लिखा भी है सीरीज ऑफ लिंक कनेक्टेड बाय रोटेटरी ज्वाइंट। इसका मतलब क्या है, इसका जितने भी आर्म में वो क्या रोटेटरी ज्वाइंट द्वारा ज्वाइंट है, और इसके क्या हो रहा है बेस रिफर टू शोल्डर, आर्म, रिस्ट। अब देखिए ये क्या हो गया हमारा, इधर शोल्डर हो गया, ये आर्म हो गया हमारा, रिस्ट ये हो गया, सिंपल लॉजिक और कुछ नहीं आपको याद करना है। बस इसमें आर्टिकुलेटेड आर्म मतलब क्या समझ रहे हैं, आर्टिकुलेटेड आर्म मतलब कि हमारे आर्म से कनेक्ट, तो पहला आपका जहाँ पे ये शोल्डर है, फिर उसके बाद आप जब आगे यहाँ पे ये आपका जो ये बेस वाला है वो भी रोटेट कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जहाँ पे ये आर्म वाला ज्वाइंट है, एल्बो ज्वाइंट है, वो भी मूव कर रहा है, रिस्ट वाला ज्वाइंट है वो भी मूव कर रहा है, सिंपल। एक बार आप देख सकते हैं फिर से हमारे कौन कौन से थे, पूरा 4। इसमें पहला क्या था हमारा SCRA रोबोट, जो कि हम देखे थे सेलेक्टिव कंपाइलेंट रोबोट नाम था। इसमें हमारा 4 एक्सिस होते हैं, देख रहे हैं 1 2 3 4 4 एक्सिस होते हैं, और इसमें क्या होता है 2 हमारे रोटेटरी होते हैं, और एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल होता है जो अप एंड डाउन करता है, और एक हमारा ये जो नीचे वाला होता है बेस होता है। अब गैलेंट्री रोबोट क्या होता है, लार्ज स्केल पे यूज होता है, किसके लिए यूज होता है, स्टेकिंग और डी स्टेकिंग करने के लिए, स्टील ब्लैंक का खाली मतलब कोई भी रॉड है उसको इंडस्ट्रियल पर्पज में लार्ज स्केल पे यूज होता है, ये होता है। फिर कार्टेशियन में क्या था, कार्टेशियन में हमारा किसके लिए था, ये भी सिंपल इसी का स्मॉलर स्केल पे यूज होता था। यहाँ पे इसका क्या होता था, यहाँ पे देखिए सिंपल यहाँ पे एक बेस होता था, उसके बाद तीनों तरीके से उससे काम होता था, ये पेंटिंग वेंटिंग जैसे जनरली कंपनी में होता है उसके द्वारा। अब सिलेंड्रिकल रोबोट क्या होता था, सिलेंड्रिकल रोबोट हमारा इसके द्वारा जो कि तीनों पे यूज करता था, हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिकल, न्यूमेटिक पे वर्क करता था। और उसके बाद हमारा क्या था इसमें कि हमारा ये एक सिलेंड्रिकल इसलिए बोला था कि ये एक्सिस ऑफ वर्टिकल कॉलम पे ये रोटेट करता था, खुद ही रोटेट, और इसके में क्या वर्क होता था, अप एंड डाउन भी करता था, और इसका मूवमेंट इधर से भी होता था, ये अप एंड डाउन प्लस रोटेटरी मूवमेंट। अब स्फेरिकल में क्या था हमारा, ये हमारा बेस था जो कि पिवोटेड था, जो कि हमारा पिवोटेड एक पॉइंट पे था, फिर ये मूवमेंट हमारा करता था कि जिधर हमको वर्क कराना है रोबोट के आर्म के द्वारा। अब आर्टिकुलेटेड क्या था, आर्टिकुलेटेड में 4 रोटेटरी मोशन थे, 1 मोशन, 2 मोशन, 3 और एक 4, इसमें सबका अपना अपना एक सिंगल रोल था। अब देखते हैं आगे, तो हमारा क्या है, व्हाट आर द जीरोस, व्हाट आर द लॉ, मतलब इस यहाँ पे लिखा है रोबोट का कुछ लॉ, जैसे इथिक्स होते हैं ना कि आपको क्या फॉलो करना है, कि हमको रोबोट बनाना है तो उसके भी लिए कुछ लॉ होता है। तो हमारा क्या था, पहले जीरोस लॉ, मतलब उस
रोबोट बनाने से पहले हमको क्या सोचना होगा कि जो रोबोट होगा मस्ट नॉट इंज्योर ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता को वो जैसे वो हनन न करे, थ्रू इन एक्शन, अपने कार्यों के द्वारा, अलाउ ह्यूमैनिटी टू कम टू हार्म, मतलब कि ये पहला पहला हमारा सिंपल एक जीरो ला ये है कि हमको एक ऐसा रोबोट बनाना है जो कि हमारे ह्यूमैनिटी, हमारे मानव कोई भी हमारे ठेस न पहुंचाए, कोई भी अपने कार्यों द्वारा हार्म न करे। यहाँ पे लिखा है ना, डू नॉट कम इन एक्शन मस्ट नॉट अलाउ ह्यूमैनिटी कम टू हार्म, जो हमारे हमको हार्म करे। अब उसके बाद इसके जीरो क्लास बन गया कि बनाने से पहले, फिर उसके बाद क्या लिखा है, रोबोट मस्ट नॉट हार्म ह्यूमन बीइंग। अब ये तो मानवता था कि ठेस न पहुंचे, पता चला वो जाके मंदिर में ही मूर्ति को तोड़ फोड़ रहा है, तो ये सब तो गलत हुआ ना, तो ये सबको हटाने के लिए। और दूसरा क्या, ये ह्यूमन बीइंग को हार्म न करे, मतलब कि हम लोग को हार्म न करे। पता चला कि आप ही ने बनाया, आप ही को वो लगा हार्म करने। हम तो कई वे से कर सकते हैं, आप जैसे रोबोट मूवी में देखे कैसे वो चिट्टी अपना अपना खुद ही चिट्टी अपने मालिक को मारने लगता है, ये सब देखते हैं, इसमें कंफ्लिक्ट हो जाता है। अब सेकेंड लॉ क्या है, रोबोट मस्ट ऑलवेज ओबे ह्यूमन बीइंग, जो ह्यूमन बीइंग जिसे बनाया है, जो रोबोट को जिसने बनाया है उसका वो पालन करे, ह्यूमन बीइंग उसे ओबे करे, उसका उसका स्वीकृति माने, ये सब है आपका। अनलेस इट इज कॉन्फ्लिक्ट विद द हायर ऑर्डर लॉ, भले ही वो उससे किसी से लड़ाई हो जाए लेकिन वो ह्यूमन बीइंग का अपना ओबे करे, ये हमारा सेकेंड लॉ कहता है। और थर्ड लॉ क्या कहता है, रोबोट क्या होना, मस्ट प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम हार्म, अपने को भी प्रोटेक्ट करे। पता चला वो उधर मतलब कि रोबोट अपने को कैसे प्रोटेक्ट कर सकता है, जैसे देख सकते हैं जैसे वो जा रहा है तो सामने दीवार है, जाके लड़ थोड़ी ना जाएगा, अपने को भी प्रोटेक्शन तो चाहिए ना, इसलिए ये सब करना है। तो एक बार फिर से रिवाइज आपका करा देते हैं। तो हमारा जीरो लॉ में क्या था, जीरो लॉ में पहले क्या, बनाने से पहले हमारे मानवता, धर्म, हमारे जो ह्यूमैनिटी और सोशियलिटी ये सबको हार्म न करे। और दूसरा क्या था, ह्यूमन बीइंग को हार्म न करे। और तीसरा क्या था, ह्यूमन बीइंग का पालन करे। और चौथा हमारा ये जीरो लॉ था, वन लॉ, सेकेंड लॉ। थर्ड लॉ हमारा क्या था कि ये अपने को भी प्रोटेक्ट करे किसी भी हार्म होने के कारण। अब उसके बाद देखते हैं क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑटोमेशन। अब फ्लेक्सिबिलिटी ऑटोमेशन क्या है, इट इज एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन। इसका मतलब क्या है, ये फ्लेक्सिबल, नाम देखिए कैसे क्या पता चला, फ्लेक्सिबल मतलब कि कई डायमेंशन में, ये क्या एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन, मतलब कि जो प्रोग्राम करना उसका भी एक एक्सटेंडेड फॉर्म है, ये है और कुछ नहीं है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेटेड सिस्टम इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग वैरायटी ऑफ ए पार्ट, मतलब ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से देता है कि जैसे हमारा टाइम लॉस्ट ना हो, एक ही बार में हम कई सारे आम हमारे काम करें, चेंज हो पर। यहाँ पे देखिए आपको पॉइंट भी लिखा है, आप देखेंगे पॉइंट तो आप पढ़ेंगे अपने से भी तो आपको खुद को रियलाइज होगा। देखिए विथ वर्चुअल नो टाइम लॉस्ट चेंज ओवर वन पार्ट स्टाइल टू नेक्स्ट, एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक वो चेंज होने में टाइम लॉस्ट न करे, मतलब उसका जो डायमेंशन है वो अच्छे तरीके से, नो लॉस्ट प्रोडक्शन, कोई भी प्रोडक्शन का टाइम लॉस्ट ना हो, रीप्रोग्राम ऐसा होता है तो उसको रीप्रोग्राम कर। यहाँ पे देखिए लिखा है टूलिंग, पिक्चर्स, मशीन सेटिंग, मतलब यहाँ पे तीनों यूज करके। इसका देखिए दिमाग से नेम भी क्या है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, मतलब कि हर चीज ये करे, जैसे टूलिंग हो गया, फिक्सिंग हो गया, मशीन सेटिंग हो गया, ये सब करे। फिर इसके बाद क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम कैन प्रोड्यूस वेरियस मिक्सेस शेड्यूल पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट इंस्टेड ऑफ रिक्वायरिंग दिस शुड बी बैचेस। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि इसका नाम फ्लेक्सिबल जैसे ऑटोमेशन है, डिफरेंट डिफरेंट वर्क कर सकता है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन से कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, कई सारे चीज जैसे हमको इसमें कहाँ इसका एप्लीकेशन आ सकता है, जैसे हमको जैसे आप देख लीजिए जैसे कोई भी मोटरी पार्ट्स या ऑटो इंडस्ट्री में क्या होता है, जैसे हमको कई डिफरेंट डिफरेंट पार्ट होते हैं, कोई अपना टायर लगा रहा है, कोई पेंट कर रहा है, कोई दरवाजा लगा रहा है, कोई कांच लगा रहा है, तो डिफरेंट डिफरेंट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन यूज करते हैं। सॉरी। अब उसके बाद क्या है, इसके फीचर्स क्या है, इसका जो पहला क्या, हाई इन्वेस्टमेंट चाहिए, पहला तो कॉस्ट बहुत चाहिए, कस्टम इंजीनियर सिस्टम चाहिए, जो इंजीनियर बनाते हैं हमारा देखे होंगे मेकाट्रॉनिक्स ये सब हो गया, इसी में यूज होते हैं। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन, वेरिएबल मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट, ये कई कंटिन्यू वर्क कर सकता है और उसके बाद कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वर्क को परफॉर्म कर सकता है, ये है। अब उसके बाद क्या है, मीडियम प्रोडक्शन रेट, इसका जो प्रोडक्शन का रेट होता है वो मीडियम होता है, ज्यादा हाई नहीं होता है। और फ्लेक्सिबिलिटी ड्यू टू डील विथ प्रोडक्ट डिजाइन वेरिएशन, जिसमें जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट डिफरेंट वर्क भी परफॉर्म कर सकता है, ये है।
अब क्या है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रोबोटिक टेक्नोलॉजी। रोबोटिक टेक्नोलॉजी क्या होता है हमारा, जो मोस्ट मोटिव फंडामेंटल टेक्नोलॉजी दैट कैन बी इंटीग्रेटेड इन फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। ऐसा कोई भी, जैसे कोई भी मोटिव या कोई भी ऐसा फंडामेंटल टेक्नोलॉजी जो कि हम इंटीग्रेट कर सके किसमें, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। कोई भी टेक्नोलॉजी से हमको पता चला आज नया टेक्नोलॉजी आ गया, कोई दूसरा चीज आ गया, तो उसको हम इम्प्लीमेंट कर दे किसमें, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन, या कोई भी ऑटोमेटिक रोबोटिक्स में उसको यूज कर दे, ये होता है हमारा। अब उसके बाद रोबोट को हमको क्या है, रोबोट विथ सुटेबल ड्राइव सेंसर, ये सब देखिए अभी वर्ड आएगा, ड्राइव सेंसर, प्रोग्रामिंग एबिलिटी, पाथ कंट्रोल, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस एल्गोरिदम, लो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब हमारा अभी आएगा। तो ये सब क्या है, इसको सुटेबल हो वर्क करने के लिए, मतलब कि इसका जो जो हम यहाँ पे रिक्रूटमेंट या जो भी हम यहाँ पे ड्राइव्स या डिवाइस ले रहे हैं, उसको हमारा क्या इक्वायर्ड अमाउंट पे वो ले, वो सुटेबल हो, उसका जो इफिशियंसी हो वो स्टेबल हो, ये सब हमारा ऐसा हमको कंपोनेंट लेना है। तो क्या क्या लेना है, ड्राइव सेंसर, प्रोग्रामिंग एबिलिटी, पाथ कंट्रोलर, ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस, लो एआई इंटेलिजेंस आर द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन। अब रोबोट क्या, इसके मल्टीपल डिग्री ऑफ फ्रीडम, इसका क्या होता है, थोड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन होता है क्या, ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ कंट्रोल कोऑर्डिनेट प्रॉब्लम। इसका जो सबसे अधिक हमारा जो रोबोट बनाने में क्या होता है, अगर मल्टीपल डायमेंशन से बना रहे तो उसमें क्या मूवमेंट आता है, पहले सबसे बड़ा दिक्कत हमारे क्या आता है, मूवमेंट का दिक्कत आता है, जो कि थीटा इज इक्वल टू 360 पर लिमिटेड उसका होता है। और इसके बाद क्या होता है, इसमें जो हाई पावर कंस्टेंट होते हैं, इसके जो पावर चाहिए हमको, इसका कंस्टेंट पावर क्या होता है, बहुत ही हाई होता है। अब लैक ऑफ नॉलेज इन डिजिटल कंट्रोल, अब डिजिटल कंट्रोल इसमें नहीं होता है, सिस्टम जैसे प्रोग्रामेबल हमारा हर चीज होता है। अब इसमें बाद इसके बाद क्या है, जो हमारा इसमें क्या यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड सेंसर इसमें यूज होता है हमारा, कि जैसे आप देखे होंगे माइक्रो प्रोसेसर नाम सुने होंगे, वही चीज हमारा है। और इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल ड्रिवन विद सर्वो कंट्रोल, जो इलेक्ट्रिकल वर्क होता है इसका सर्वो, जैसे आपने पढ़ा ना, सर्वो मोटर द्वारा ड्राइव होता है, वही चीज है। इलेक्ट्रिकल ड्रिव किसके द्वारा हो रहा है, सर्वो कंट्रोल। और रोबोट क्या है, रोबोट बिकम फ्लेक्सिबल एंड वर्साटाइल। यहाँ पे देखिए, अब ये याद करना है कि दो क्लास ऑफ टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होता है। पहला मोटिव टेक्नोलॉजी। अब मोटिव टेक्नोलॉजी में क्या आता है, जैसे मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, ये सब होना चाहिए। और दूसरा क्या है, करियर टेक्नोलॉजी। करियर टेक्नोलॉजी जैसे हमारे क्या, सेंसर, माइक्रो प्रोसेसर, मेकाट्रॉनिक्स, ये सब। अब इसके बाद क्या देखते हैं, बेनिफिट क्या है, बेनिफिट दैट रिजल्ट फ्रॉम एप्लीकेशन ऑफ रोबोट, इसका टाइम सेविंग होगा, बैटरी सेफ्टी होना चाहिए, कंपटीशन एडजेस, लिफ्टिंग द मूविंग हैवी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए, वर्किंग इन हॉस्टाइल एनवायरनमेंट, जो एनवायरनमेंट जैसे आपको देखेंगे, जैसे बहुत गर्म एनवायरनमेंट है, वहां पे ह्यूमन बींग सर्वाइवल नहीं हो सकता, तो वहां पे भेज दीजिए। प्रोवाइडिंग रिपीटेबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी, ये सब प्रोवाइड करने के लिए। वर्किंग ड्यूरिंग अनफेवरेबल आवर्स, जैसे रात के टाइम हो गया। परफॉर्मिंग डल एंड मोनोटोनस जॉब, एक ही जॉब करने के लिए। इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। सेफ्टी, इफिशियंसी, क्वालिटी ऑफ कंट्रोल बढ़ाने के लिए। अचीव मोर एक्यूरेसी देन ह्यूमन बीइंग, यस, ये तो बहुत पहले आपको बता ही दिए। अब आगे देखते हैं ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे लिखा है ना क्वेश्चन में डिफरेंस। अब देखिए, पहला एक एक पॉइंट हम देखेंगे। पहला क्या है, ऑटोमेशन जो इन्वॉल्व होता है हमारा मैकेनिकल ड्राइव होता है, जो कि इमिटेड बाय एक्शन ऑफ द पीपल, क्या एक्शन पीपल कर रहे हैं उसी के आधार पर हमारा वो ड्राइव होता है। लेकिन रोबोटिक्स क्या होता है, जो उसके अंदर पहले से खुद से डिजाइन या ऑपरेशन या कंस्ट्रक्शन दिया होता है, वो खुद का डिजाइन होता है। इसमें क्या होता है, एक ह्यूमन बीइंग को देखते हुए डिजाइन आर्ट क्रिएट करते हैं हम, ये है। और उसके बाद क्या है हमारा, इन जनरल द टर्म ऑफ वर्क परफॉर्म बाय एडवांस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी, एडवांस इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज करते हैं। और इसमें क्या होता है, ये सेमी ऑटोनोमस होता है, कि इसको हमको कंट्रोल करने के लिए एक ह्यूमन बीइंग चाहिए, ये सब इसमें होता है। और ऑटोमेशन रिक्वायर स्टैटिक एंड प्रिडिक्टेबल कंडीशन टू वर्क, इसके लिए हमारा कोई भी एक परफॉर्मिंग एक उसका वो क्या बोलते हैं, कंफर्मिटी इन्वायरमेंट उसको चाहिए परफॉर्मिंग करने के लिए एक्शन। लेकिन इसमें क्या होता है, ये सर्टेन रियल वर्ल्ड की जैसे काम करता है, कोई भी किसी भी वर्क में, जैसे हमारे इन्वायरमेंट, हमारे ह्यूमन बीइंग के इन्वायरमेंट में ये वर्क कर सकता है। और रोबोट क्या है, पार्ट ऑफ एडवांस ऑटोमेशन, जो ये इसका है ना, ऑटोमेशन क्या है, ऑटोमेशन इज अ सिस्टमैटिक यूज ऑफ लार्ज ऑटोमेटिक इक्विपमेंट इन सिस्टम ऑफ मैन्युफैक्चरिंग और अदर प्रोडक्शन प्रोसेस। इसका मतलब क्या, कि हमारा एक कोई भी इसका हमारा एक सिस्टमैटिक वर्क है, जो हमारा वर्क करता है कि इस पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और प्रोडक्शन प्रोसेस पे यूज होता है, ये होता है। और लेकिन रोबोटिक्स क्या एक पार्ट है ऑटोमेशन का, एक स्मॉल पार्ट है ये। इसमें क्या होता है हमारा, वो परफॉर्म करता है रिपीटेबिलिटी, एक ही एक्शन को बार बार करता है, कॉम्प्लिकेटेड टास्क को परफॉर्म करता है, ये सब चीजें हैं इसमें।
अब देखते हैं पार्ट 2 में क्या है। अब डिफरेंट कंपोनेंट्स देखते हैं। पहला क्या है, पावर सप्लाई होना चाहिए। पावर सप्लाई क्या हो सकता है, सोलर पावर हो सकता है, न्यूमेटिक पावर सोर्सेज हो सकता है, हाइड्रोलिक पावर सोर्सेज हो सकता है, हमारा बैटरी का सोर्सेज हो सकता है, ये सब हो सकता है। अब एक्चुएटर में क्या है, एक्चुएटर में क्या होता है, जो हमारा लास्ट में डिवाइस को एनर्जी कन्वर्जन प्रोवाइड करता है यूजिंग इनसाइड द रोबोट द मेजर फंक्शन ऑफ टू कन्वर्ट एनर्जी मूवमेंट। बस एक्चुएटर क्या करेगा, हमारा एनर्जी को कन्वर्ट मूवमेंट जो होता है वो इसके द्वारा होता है। अब इलेक्ट्रिकल मोटर क्या है, इलेक्ट्रिकल मोटर इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कंपोनेंट यूज होते हैं। किसके लिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए। इन रोबोट मोटर आर यूज प्रोवाइड रोटेशनल मूवमेंट, रोटेशनल मूवमेंट प्रोवाइड करने के लिए भी हम मोटर प्रोवाइड, जैसे सर्वो मोटर हो गया ये। अब लेकिन सेंसर क्या है, सेंसर क्या प्रोवाइड करता है, रियल टाइम इंफॉर्मेशन ऑन द टास्क ऑफ इन्वायरमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कोई भी देखा हमको ये टास्क परफॉर्म करना है, जैसे क्लाइमेटिक एक्शन का ही परफॉर्म करना है, तो उसके लिए हम सेंसर यूज करते हैं। कई सारे सेंसर आते हैं, जैसे ह्यूमिडिटी सेंसर आता है, थर्मल सेंसर आता है, सब डिफरेंट टाइप के सेंसर आते हैं। यहाँ पे लिखा है ना, रोबोट आर इक्विप्ड विद टैक्टाइल सेंसर, जो सेंसर उसे सेंस करेगा, फिर उसके आधार पर वो एक्शन परफॉर्म करेगा। एक्शन टेकन इन टास्क, जो टास्क से मिला होगा वो कंप्लीट करेगा। इमिटेट द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, जैसे टच, यहाँ पे टच करके रिसेप्टर ऑफ ह्यूमन फिंगरप्रिंट जैसे हो गया, विजन सेंसर हो गया, जैसे देख के पता चल जाता है, ये सब। अब कंट्रोलर में क्या है, कंट्रोलर एक पार्ट, जैसे ये एक पार्ट है, ये जो रोबोट का एक पार्ट है जो कंट्रोल करता है सभी कोऑर्डिनेट ऑफ मोशन, जैसे उसमें कई सारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं, उसको कंट्रोल करता है, उसको मोशन को कंट्रोल करता है। और ये क्या करता है, रिसीव करता है इनपुट फ्रॉम, जैसे इमीडिएट इन्वायरमेंट थ्रू वेरियस, जैसे सेंसर से ये इनपुट लिया, पता चला ये वर्क करना है, परफॉर्म करना है, वो तुरंत उस कंट्रोलर तुरंत उस वर्क को परफॉर्म करेगा। और कितना परफॉर्म करना है, नहीं तो पता चला वो वर्क ज्यादा अमाउंट ले लेगा। उस वर्क को परफॉर्म करने के लिए लिमिटेड अमाउंट चाहिए, उसको परफॉर्म करने के लिए वहां पे करने के लिए उसको क्या यूज करते हैं, कंट्रोलर यूज करते हैं। कमांड, जो कमांड इश्यू होता है बाई कंट्रोलर एक्टिवेट कर देता है ये मोशन को। मोशन मतलब इसका क्या हुआ कि जैसे कि सेंसर द्वारा ये कोई भी डेटा इंफॉर्मेशन लिया, फिर इसको परफॉर्म करना है, तो वो क्या करेगा, वो उसको एक कमांड भेजेगा, क्या करने के लिए, एक्शन परफॉर्म करने के लिए, मोशन परफॉर्म करने के लिए। उसके 3 डायमेंशन रोटेटरी के हो कि या आपका लीनियर हो या तो फिर वी शेप हो, ये सबको मूवमेंट कराने के लिए। अब क्या डिफरेंट ज्वाइंट इसमें क्या है, पहला रोटेशनल ज्वाइंट को आर ज्वाइंट भी हम कहते हैं यार, इसको मतलब कि शो करते हैं जो रोटेटरी मोशन हो किसके अलोंग एक्सिस के हो। जैसे कोई ये, जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दे दें, यहाँ पे कोई एक्सिस है, इसके ये इसी के बेस पे रोटेट कर रहा है, ये है हमारा, और कुछ नहीं है। अब लीनियर ज्वाइंट आपको जैसे पता है, जिसे हम एल से डिनोट करते हैं, और ये क्या होता है, इसमें दोनों ट्रांसलेशनल और स्लाइडिंग दोनों इसमें मूवमेंट आते हैं। अब इसका मतलब देखिए क्या है, ट्रांसलेशनल मतलब सिंपल एक पॉइंट इधर से इधर खोल के, और लेकिन स्लाइडिंग क्या होता है, कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर, ये होता है हमारा स्लाइडिंग। ये दोनों इसमें आ जाते हैं आपके। अब ट्विस्टिंग ज्वाइंट क्या होता है, देखिए ट्विस्टिंग ज्वाइंट में क्या होता है, ट्विस्टिंग मोशन एमंग आउटपुट एंड इनपुट ड्यूरिंग दिस प्रोसेस आउटपुट लिंक एक्सिस विथ वर्टिकल टू द रोटेशनल एक्सिस, आउटपुट लिंक रोटेट टू इनपुट लिंक। अब इसका देखिए वी शेप यहाँ पे लिखा है, जैसे ये कोई है, यहाँ पे आपका कोई भी ये बेस है। अब इसको जैसे यहाँ पे आपका था एक फाइनल पोजीशन, फिर इनिशियल पोजीशन यहाँ आ गया, तो एक वी शेप बना ना, ये हमारा है। यहाँ पे आपका इनिशियल यहाँ पे था, फिर उसके बाद आपका यहाँ पर आया, तो ये जो एक्शन परफॉर्म हुआ उसे कहते हैं वी शेप। अब ऑर्थोगोनल क्या होता है, सेम वी शेप जैसा ही वर्क करता है, लेकिन ये किस पे होता है, 90 डिग्री पे। यहाँ पे लिखा है ना, ज्वाइंट इज समवट सिमिलर टू लीनियर ज्वाइंट की तरह है, लेकिन क्या 90 डिग्री में होता है हमारा जो मूवमेंट होता है। अब उसके बाद हम देख सकते हैं रिवॉल्विंग में क्या होता है हमारा, कोई भी जो परपेंडिकुलर एक्सिस पे रोटेशनल होता है, जैसे ये परपेंडिकुलर एक्सिस है, अब ये वाला मूवमेंट मूव कर रहा है हमारा एक्शन परफॉर्म करने के लिए, सिंपल कुछ नहीं है। अब उसके बाद क्या है, अब वेरियस सिस्टम ऑफ रोबोट कोऑर्डिनेट। अब रोबोट कोऑर्डिनेट क्या, देखिए पहला टूल्स, जो टूल्स में क्या होता है, देखिए द ओरिएंटेड टूल्स आर प्रोग्राम पोजीशन टू गिव एन ओरिएंटेशन ऑफ टूल कोऑर्डिनेट। मतलब कोई भी टूल्स आप देख सकते हैं, डिफरेंट टूल्स होते हैं। अब देखिए टूल्स कोऑर्डिनेट का मतलब क्या है कि जो रिस्ट कोऑर्डिनेट हो, जो हमारा जिसपे वो फ्लेंज कर रहा है, जैसे हमारा कोई भी रिस्ट एकदम लास्ट पार्ट वाला है, जो जहां से हमारा कैचअप होता है, होल्डिंग पार्ट होता है, वो हमारा। अब यहाँ पे देख सकते हैं वो कैसे हमारा एक्स एक्सिस सबसे नीचे की तरफ उसका वो डायरेक्शन है, और जेड एक्सिस हमारे सामने तरफ है, और वाई एक्सिस अंदर की तरफ है, ये हमारा।
और लेकिन देखिए रिस्ट वाला क्या है, रिस्ट वाला क्या होता है, जैसे कि कोई भी चीज को होल्ड किया है, क्या चीज होल्ड किया उसका देखिए, जैसे ये सिमिलर है इसकी इसी की तरह, देखिए इसका सेम आपको याद रखना है कि जो हमारा टूल्स कोऑर्डिनेट सिस्टम है सिमिलर, वैसे ही हमारा यहाँ पे रिस्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम है। अब उसके बाद हम आगे देख रहे हैं बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो एकदम अपवर्ड होगा वो हमारा जेड एक्सिस होगा, और जो हमारा साइड उसके जेड एक्सिस जैसे हमारा जो राइट हैंड साइड होगा वो एक्स एक्सिस होगा, और जो वाई एक्सिस होगा वो ओरिएंटेड टूवर्ड्स होगा, जो जो जैसे हमारे यहाँ मूवमेंट हो रहा है ना, जैसे देखिए ओरिएंटेड टूवर्ड्स इसके है हमारा जो सिस्टम परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे लिखा है देखिए एक्स वाई प्लेन इज सेम ऑन द बेस ऑफ द माउंटेनिंग सरफेस, मतलब ये सरफेस पे ही रहेगा, लेकिन जो हमारा देखिए यहाँ पे फिर से जेड एक्सिस ऊपर की तरफ है, उसके एक्स वाई हमारे क्या होंगे प्लेन सरफेस पे होंगे, लेकिन वाई का जो डायरेक्शन होगा वो ओरिएंटेड टुवर्ड्स रिजल्टेंट होगा। अब उसके बाद देखिए लिखा है यहाँ पे लेफ्ट ऑफ द पर्सपेक्टिव ऑफ द रोबोट। अब देखिए वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है कि डिफरेंट इसमें देखिए फर्स्ट यूजर, ये देखिए इसका बेस वाला देखिए जैसे सब इसमें सब कनेक्ट आ जाएंगे कि देखिए यहाँ पे बेस कोऑर्डिनेट का ये था, फिर यहाँ पे उसी को एक्सप्लोर किया, फिर वहां से दो बन गया, देखिए ये जैसे हमारा फर्स्ट यूजर कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया और उसके बाद हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट सिस्टम आ गया। कोई स्पेसिफाई नहीं है, डिफरेंट एडवांटेजेस के हैं। देखिए ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है, जैसे इसका होल क्या है, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है ना, जो टारगेटेड कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे परफॉर्म करने के लिए सिंपल है। देखिए यहाँ पे एक हमारा जो फर्स्ट बेस सिस्टम क्या है, वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम की वर्क करता है, लेकिन इसके दो पार्ट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट सिस्टम, एक सेकंड बेस कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो फर्स्ट बेस है उसमें क्या हमारा जेड एक्सिस क्या ऊपर की तरफ था, लेकिन जो सेकंड वाला होगा हमारा क्या होगा अपोजिट होगा, ठीक अपोजिट। देखिए यहाँ पे हो ना, केवल हमारा एक्स वाई तो सेम रहेगा, लेकिन चेंजेस कहाँ आएंगे, हमारा जो वाई एक्सिस होगा वो इन्वर्टेड हो जाएगा। ये हमारा इसमें आता है ऑब्जेक्ट कोऑर्डिनेट, क्योंकि एक बार हम फर्स्ट केस में एक बार जैसे एक होता है ना कि पहले सिमिलर एक सिंपल एक सीधे तरीके से देखे, फिर सेकंड स्टेप में अपोजिट तरीके से। यहाँ पे देखिए सिंपल, इसको हम थोड़ा इरेज कर दे रहे हैं। हाँ अब देखिए यहाँ पे देखिए ये अपोजिट बेस है कि आपका एक फर्स्ट केस है सिंपल। अब रिफरेंस ऑफ फ्रेम क्या होता है, रिफरेंस फ्रेम क्या होता है हमारा, रिफरेंस फ्रेम डिफाइन करता है कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट किसके रिस्पेक्ट में, अदर दिस विथ रिस्पेक्ट टू रोबोट। जो पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है विथ रिस्पेक्ट टू रोबोट, और रोबोट में क्या आता है पोजीशन एंड ओरिएंटेशन। ये चीज याद रखिएगा कि पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू रोबोट, और रोबोट में क्या पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ये आता है हमारा। और ये क्या करता है, रिकमेंडेड हमें जो टारगेट होता है उसको पता करता है कि विथ रिस्पेक्ट टू ये कहाँ किस पार्टिकुलर प्लेस को वो टारगेटेड करेगा, ये हमारा। और रिफरेंस फ्रेम जो होता है अलाउ करता है एडजस्ट मूवमेंट कराने के लिए, मूव कराने के लिए कि डिफरेंट लोकेशन पे ये हमारा जो हमारा ये टारगेटेड एक्शन है वो परफॉर्म करे, उसको फ्रेम कराने के लिए। अब उसके बाद हमारा क्या है कि वेरियस ऑफ कॉन्फ़िगरेशन क्या है, आप कॉन्फ़िगरेशन देख सकते हैं। पहला क्या है पोलर कॉन्फ़िगरेशन है। पोलर कॉन्फ़िगरेशन में हम क्या करते हैं कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है वो पिवोटेड होता है। ये जैसे आप पोलर में क्या होता है, जैसे हमारा जो पोलर कोऑर्डिनेट यूज करते हैं इसमें हमारा क्या आता है स्फेरिकल, जो आपने ऊपर देखा ना स्फेरिकल वाले में यूज करते थे एक रोटेटरी मोशन होता है, ये ठीक वैसा ही होता है। यहाँ पे देखिए पिवोट इज माउंटेन और रोटेटिंग बेस, जैसे हमने यहाँ पे देखिए यहाँ पे कोई भी एक सिंपल है उसको पिवोट कर दी, यहाँ पे से एक ब्लॉक कर दिया और ऊपर वाला ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, ये चीज हमारा है इसमें। आपका कहाँ गया, सॉरी, ये देखिए इसमें हमारा ये था, ये मूवमेंट कर रहा था ऊपर वाला पोलर कोऑर्डिनेट। इसमें पढ़ लेते हैं एक बार क्या है, ये जॉइंट क्या करता है प्रोवाइड करता है रोबोट को क्या कैपेबिलिटी मूव करे, आर्म को मूव करे किसके अंडर में, स्फेरिकल स्पेस के अंडर में, बस सिंपल और कुछ नहीं है। अब सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है, सिलेंड्रिकल कॉन्फ़िगरेशन क्या यूज करता है, इसमें वर्टिकल कॉलम और स्लाइड दैट कैन बी मूव अप एंड डाउन। इसमें अब आपने सिंपल देखा था ना वहां पे, जैसे हमारा एक आपको दिखा दे रहा है अभी, एक मिनट देखिए, जैसे हमारा सिलेंड्रिकल में क्या होता था ये अप एंड डाउन दोनों मूवमेंट करता था, प्लस उसके साथ एक अटैच था हमारा यहाँ पे जो कि रोटेटरी मूवमेंट करता था। तो देखिए यहाँ पे आपका सिंपल ये बेस रहा तो आपका सिलेंडर स्ट्रक्चर बन गया, अप एंड डाउन प्लस इसका रोटेटरी मूवमेंट, ये चीज हमारा होता था। अब उसके बाद क्या है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम को, कार्टेशियन में क्या होता है सिंपली एक्स वाई जेड जहाँ पे यूज करें और कुछ नहीं है, जहाँ पे तीनों एक्सिस हमारे जो जनरल एक्सिस होते हैं वो यूज हो इसमें, बस और कुछ नहीं। अब ज्वाइंट आर्म में क्या होता है, जो रोटेटरी आर्म होता है, इसमें ज्वाइंट आर्म आप बताया था ना, जैसे यहाँ पे देखिए सिंपल आपको फिर से दिखा देते, जैसे हमारा ये बेस है ये भी यहाँ पे ये भी रोटेटरी है, फिर ये जो ज्वाइंट है ये भी रोटेटरी है, फिर देखिए ये जो ये वाला एक हमारा ज्वाइंट है आर्म ज्वाइंट वो भी रोटेटरी है, प्लस जो ये मूवमेंट है ये भी रोटेटरी है। यहाँ पे 4 रोटेटरी जहाँ पे आते हैं उसे हम बोलते हैं
आपका ज्वाइंट आर्म कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक क्या है रोबोट के, सिंपल ये कोई मूवमेंट कराने के लिए एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। एनर्जी हम इसमें सोलर एनर्जी, बैटरी एनर्जी, हाइड्रोलिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल पावर एनर्जी, सभी एनर्जी ले सकते हैं। अब सेंसिंग में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट सेंसिंग यूज होता है। इंटेलिजेंस उसको प्रोवाइड कर सकते हैं किसके थ्रू, प्रोग्रामिंग के थ्रू उसको क्या परफॉर्म करना है, एक्शन, ये सब होता है। और मोबिलिटी जैसे मतलब मूवमेंट रोबोट का कि वन डायरेक्शन से टू अनदर डायरेक्शन, ये सब। और फ्लेक्सिबिलिटी मतलब क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी की उसमें एक्सटेंशन ऑफ प्रोग्रामेबल होता है कि जो प्रोग्राम का रेंज होता है उसको बढ़ाने के लिए जो होता है ना, वो हमारा फ्लेक्सिबिलिटी में कि उसे मैनिपुलेट कर सके, इजिली मैनिपुलेशन हो सके, ये सब। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या है, हमको ये सब टर्म हमें डिफाइन करना है। अब देखते हैं एक्यूरेसी क्या है कि जो रोबोट, एक्यूरेसी ऑफ द रोबोट क्या डिफाइन करता है कि कैपेबिलिटी ऑफ वेरियस पोजीशन रिच्ड एट ए गिवन टारगेट विद इन वर्क इट्स वर्क वॉल्यूम। एक्यूरेसी मतलब जहां पे उसको जो टारगेटेड वर्क करना था उस वर्क वो परफॉर्म करे तो उसका एक्यूरेसी ज्यादा है। पता चला, एक एग्जांपल आपको सिंपल देते हैं, एरो और बो हेड का। उसमें क्या होता है, आपका तीर जैसे मार रहे हैं आप तो वो डायरेक्शन पार्टिकुलर टारगेटेड फिक्स कर रहे हैं तो वो वर्क अच्छा है ना एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी यही है कि जो कैपेबिलिटी ऑफ पोजीशन को डिफाइन करता है कहाँ पे, उसके रिट्स पे, कि हमको टारगेटेड पॉइंट है उसको विद इन द वॉल्यूम रेंज उसको हमको परफॉर्म करना है, ये चीज है विद इन इट्स वर्क वॉल्यूम। अब एक्यूरेसी क्या होता है हमारा, स्पेशियल रिजोल्यूशन। अब स्पेशियल रिजोल्यूशन क्या होता है हमारा, जैसे कि एक स्पेशियल, जैसे हमारा उसमें होता है 3D होता है ना, उसमें जो मूवमेंट होता है 360 डिग्री का, वो हमारा जो टारगेटेड प्लेस पे था उस ऑब्जेक्ट को लिया और उसको फिर से फिक्स प्लेस पे रख दिया, वो चीज हमारा इसमें होता है। अब ये देखिए एक्यूरेसी में और डिफरेंट डिफरेंट चीजें लिखी गई। अब इसका जो कंपोनेंट है गियर इन एक्यूरेसी एंड सो फॉर्थ, ये सब हमारा इसमें आ जाता है। अब रिजोल्यूशन, अब देखिए रिजोल्यूशन का मतलब क्या है, ये स्मॉल इंक्रीमेंट ऑफ द मोशन एट रीच्ड एंड दैट कैन बी कंट्रोल बाय रोबोट। अब इसमें क्या होता है, जो हमारा एक रीच्ड होता है, लास्ट पॉइंट होता है, उसको कंट्रोल रोबोट द्वारा जो होता है वो हमारा रिजोल्यूशन होता है। और ये किसके द्वारा डिटरमाइंड होता है, रोबोट कंट्रोल रिजोल्यूशन। जैसे होता है कि जो जितना मूवमेंट करना है रिस्ट द्वारा, कोई भी ऑब्जेक्ट को कैचअप करना, होल्ड करना, फिर एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन तक रखना, ये चीज हमारा रिजोल्यूशन और रोबोट कंट्रोल रिजोल्यूशन का वर्क है, ये चीज। और उसके बाद क्या है, एन एडिशन मैकेनिकल इनएक्यूरेसी द रोबोट जॉइंट वुड टेंड टू डिग्रेड इन एबिलिटी टू पोजीशन। मतलब वही चीज आपको सिंपल कोई भी ऑब्जेक्ट को कैचअप करना, उस पोजीशन को रिजोल्यूट करना है, मतलब कि हमको उस फिक्स टारगेट को फिक्स वहां पे फिनिश करना है, ये चीज हमारे इसमें आता है। अब देखिए रिपीटेबिलिटी क्या है, उसी टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्मिंग करना बाय सेम मेथड, उसको हम क्या बोलते हैं, रिपीटेबिलिटी, जो कि हमारा इस रोबोट के अंदर होना चाहिए। रिजल्टेड मोशन लीड टू सेवरल डिस्कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट। इसमें क्या होता है, अगर कभी कभी क्या होता है कि उसी को टास्क को बार बार परफॉर्म करने में क्या होता है, हमारा पॉइंट डिस्प्लेस हो जाता है, डिस्प्लेस धीरे धीरे होते होते वो ज्यादा डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। ये चीज को हमको प्रिवेंट करना होता है, ये हमारा है रिपीटेबिलिटी। उस टास्क को अगेन एंड अगेन परफॉर्म करके उस टारगेटेड टास्क को कंप्लीट करना, दैट इज द मीनिंग, नथिंग मोर। अब स्पीड ऑफ मूवमेंट क्या है कि स्पीड ऑफ मूवमेंट हमको उसको किस पे डिपेंड करेगा, आरसीयू यहाँ पे यूज होता है। आरसीयू क्या, रिमोट कंट्रोल यूनिट। जो भी उसमें प्रोग्राम दिया गया, हमारे पास एक फिक्स डेटा शीट हो, एक लिस्ट हो डेटा का कि किस स्पीड में हमको उसको मूवमेंट कराना है, उसके लिए हमारा आरसीयू रोबोट कंट्रोल यूनिट होना चाहिए, जिसको टास्क को परफॉर्म करने के लिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्पीड, उसका मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, मिनिमम वैल्यू कितना हो सकता है, कितना लोड स्पीड हो सकता है, कितना नो लोड स्पीड हो सकता है, ये सब चीजें हमारा स्पीड मूवमेंट में होता है। उसके बाद क्या है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। लोड कैरिंग कैपेसिटी में हमारा क्या होता है कि हाउ मच अमाउंट ऑफ द रोबोट कैन होल्डिंग दियर पोजीशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। इसका मतलब क्या है कि रोबोट अपने आर्म के द्वारा एक किसी ऑब्जेक्ट को वो कितना क्वांटिटी, उसका कितना क्वांटिटी, उसके बाद कितना हैवी लोड है, वो चीज को मूवमेंट कराने के लिए क्या होता है, लोड कैरिंग कैपेसिटी। वो कितना लोड कैरी कर सकता है, मे बी इट इज 1000 kg, मे बी मोर देन। बट यहाँ पे देखिए छोटे रेंज के लिए भी है कि वो 1 kg 2 kg इनके लिए भी होता है। अब रिलायबिलिटी क्या है कि वो कितने टाइम तक एक्शन को परफॉर्म करे विदाउट फेल्योर। जैसे होते हैं ना कि आपकी, जैसे आप एग्जांपल रियल लाइफ में आपको देते हैं, जैसे आप पहाड़ चढ़ रहे हैं तो शुरू में देखेंगे बहुत तेज पहाड़ चढ़ेंगे, एकदम करेंगे कि एकदम खत्म ही कर देंगे, लेकिन कुछ 10-15 मिनट बाद अब थक गया, 20 मिनट बाद अब थक गया, 40 मिनट बाद अब तो चढ़ा ही नहीं जा रहा। तो वो रिलायबिलिटी होती है कि आप एवरेज टाइम कितना
वर्क कर रहे हैं कि वो फेलियर ना हो, दैट इज द मीनिंग रिलायबिलिटी, ये मीनिंग है। और रिलायबिलिटी किस पे डिपेंडेंसी करता है कि स्पीड और लोड ड्यूरिंग ऑपरेशन। पता चला जैसे रोबोट को क्या होता है कि 1000 किलो आप उसको थमा दिए, हैवी लोड कर दिए, तो वो स्पीड उसका क्या होगा, धीरे धीरे होगा ना, ये नहीं कि जैसे 1 kg था उसको खट से लेके पहुंचा दिया, ये चीज तो नहीं होगी ना। तो 1000 जब हैवी लोड होगा तो किस पे लोड डिपेंडेंसी होगा हमारा, जो रिलायबिलिटी कैसे डिपेंडेंसी होगा, वो लोड पे डिपेंड होगा, प्लस उसके बाद स्पीड पे भी डिपेंड हमारा होगा, ये चीज है। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, रोबोटिक्स एंड रोबोट में क्या डिफरेंस है। रोबोटिक्स क्या डील करता है, किसके द्वारा डील करता है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्शन, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे बना है, किसका, रोबोट का कंस्ट्रक्शन, डिजाइन, ऑपरेशन, कैसा ऑपरेशन परफॉर्म करे, किस कंप्यूटर सिस्टम को यूज करें कि वो फीडबैक कैसा दे, सेंसरी फीडबैक, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये सब जो होता है जितने भी उसको कंस्ट्रक्टिंग एज वेल इंडस्ट्रियल पर्सपेक्टिव और डिफरेंट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इंफॉर्मेशन सीकिंग। इसका मतलब क्या हुआ कि इंफॉर्मेशन को हमको सीख, जो भी प्रोसेस उसमें परफॉर्म करने एक्शन को, वो सारी चीजें हमारा इसमें रोबोटिक्स में आता है। लेकिन रोबोट क्या है, रोबोट एक प्रकार का मशीन है जो कि ह्यूमन बीइंग के द्वारा एक्शन पे दिए गए परफॉर्म करता है, लेकिन इसमें क्या होता है, लैक ऑफ सेंसिटिविटी। अब देखिए सिंपल मतलब समझिए, रोबोटिक्स का मतलब क्या होता है कि वो जो रोबोट को बनाने के लिए डिजाइन, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, ये सब जो इंफॉर्मेशन सीकिंग, फीडबैक, प्रोग्रामेबल, व्हाट एवर द कंप्यूटर, व्हाट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव यूज टू मेक द रोबोट परफेक्टली, दैट इज द मीनिंग ऑफ रोबोटिक्स। And robot is such a machine that will be performing on the basis of like human being. Action can be made on the controllable of the human being. That is the meaning of robot. But there will be one disadvantage, but lack of the sensitivity. अब यहाँ पे रोबोट टेक्नोलॉजी क्या होता है हमारा कि डेवलप, ये क्या करता है, मशीन को डेवलप करता है एज लाइक एज रोबोट, जैसे डिफरेंट रोबोट को वो डेवलप किया, ये सब हमारा चीज है। और इसमें क्या होता है हमारा, कोई भी जैसे टास्क को परफॉर्म के लिए करने के लिए डेंजरस इन्वायरमेंट, जैसे कोई भी बॉम्ब इंक्लूडिंग एरिया होता है, तो वहाँ पे डीएक्टिवेट करने के लिए क्या यूज करते हैं, रोबोट यूज करते हैं। और रोबोट हमारा क्या है, एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जो ह्यूमन बींग को रिप्लिकेट कर देता है, मतलब रिप्लेस कर देता है और कुछ नहीं। और इसमें आप देख सकते हैं यहाँ पे टेक्नोलॉजी इनेबल, ये सब सिंबल है, पढ़ सकते हैं। अब क्या है इसका, रोबोट का रोल क्या है हमारा इंडस्ट्री में, अब आप जान गए इतने सारे चीजें, सब तो वही इंडस्ट्री का ही तो रोल था इसमें। ऑटोमेटिक कंट्रोल हो, प्रोग्राम करे, इजिली मैनिपुलेट करे, जो उसको टास्क मिला हो, ये सब चीजें, ये सब उसी में आपका जो ऊपर मैंने बताया सब इसी में आएगा कि कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी, रिपीटेबिलिटी, कि रोबोट हमारा रीप्रोग्राम होना चाहिए जब भी कोई डिफरेंट टास्क करना है, ये सब चीजें हमारा। अब सेफ्टी इशू क्या है यहाँ पे, देयर आर 2 एस्पेक्ट ऑफ सेफ्टी इशू इन रोबोटिक। पहला क्या है, जस्टिफिकेशन ऑफ रोबोट, द फर्स्ट डील विथ जस्टिफिकेशन, मतलब किस प्रकार का एक्शन परफॉर्म होना चाहिए रोबोट द्वारा। यहाँ पे लिखा है ना, फंडामेंटल रीजन ऑफ यूजिंग रोबोट इन इंडस्ट्री एप्लीकेशन टू रिमूव ह्यूमन बीइंग फ्रॉम ऑपरेट फ्रॉम पोटेंशियल हजार्ड। कोई भी एक्शन जैसे होता है ना, ह्यूमन बीइंग जो परफॉर्म नहीं कर सकता या कर सकता है तो उसके लिए हजार्डियस, डेंजरस है, उसके लिए खतरे का एक रूप है, उसको रिप्लेस करने के लिए हम यहाँ पे क्या यूज करते हैं, रोबोट यूज करते हैं। ये सब है हमारा। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेन पॉइंट आपको बता दे रहे हैं। यहाँ पे 3 ओकेजन है जब ह्यूमन बीइंग को क्या मशीन से एक्सपोज किया है। पहला, ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग ऑफ द रोबोट, जब प्रोग्राम करने रोबोट को तो डेंजरस एरिया से भी उसको वाकिफ कराना होगा। मेंटेनेंस ऑफ द रोबोट, ड्यूरिंग मेंटेनेंस ऑफ द रोबोट जब करें तब पर भी हमें उसका जरूरत होगा ह्यूमन बीइंग का। ड्यूरिंग ऑपरेशन ऑफ रोबोट सेल, जब रोबोट सेल उसका बैटरी चार्ज करेगा, ह्यूमन वर्क इन सेल एक्शन, तो दैट विल बी मीनिंग ऑफ देम। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्या होता है, जो हमारा जो रिस्क होता है, जैसे इसमें रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ये सब सारी चीजें होती हैं उसमें एक्शन परफॉर्म करने के लिए। फिर उसके बाद हम देख सकते हैं क्या, अब सोशल रोबोट क्या होते हैं। सोशल रोबोट हमारे क्या आते हैं, सोशल रोबोट जो हमारा कि क्या फोकस करे, किस पे फोकस करे, इंटरेक्शन बिटवीन ह्यूमन एंड रोबोट इंटीग्रेशन। इसका मतलब क्या होता है, जैसे आप सोसाइटी में, जैसे मान लीजिए कोई रोबोट आप छोड़ दिए, तो इसका मतलब वो तो है नहीं कि आपको ह्यूमन बीइंग को ही लगे काम करने, तो इसलिए हमें रोबोट को क्या बनाना होगा, सोशियोलिस्टिक बनाना होगा। इसका मतलब क्या है, जो अंडरस्टैंडिंग है, जो कोऑपरेशन है, जो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है बिटवीन किसके, रोबोट और ह्यूमन बीइंग के, उसको कोऑपरेटिव नेचर का होना चाहिए। ये हमारा मीनिंग सोशल रोबोट का। और ये किस पे फोकस होता है हमारा, कि जैसे ह्यूमन लाइक उसमें कुछ वर्क का प्रोग्रामिंग एक्शन डाल दें,
कुछ इमोशनल इंटेलिजेंस एक्शन डाल दे, ह्यूमन थ्रेटेटिंग कि हमारा जो ह्यूमन, जब हमारा कोई भी ह्यूमन बींग है उसे रोबोट को देखे तो थ्रीट ना करे, थ्रीट मतलब उसे डरे ना, ये सब चीजें इसको सोशल रोबोट में होना चाहिए। और सोशल रोबोट कैसा, ऑटोनोमस रोबोट होना चाहिए जो इंटरेक्ट करे। जैसे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे इंग्लिश स्पीकिंग में आप ले सकते हैं कि अगर रोबोट को बात, जैसे ह्यूमन बींग को जैसे प्रॉब्लम होती है इंग्लिश स्पीकिंग ये सब में, तो रोबोट हमारा अंडरस्टैंडिंग करे उस चीजों को, तो उससे क्या होगा, जो ह्यूमन थ्रेटेंड होगा वो कम होगा। इसमें हमारा सोशल रोबोट का यूज है। उसके बाद देख सकते हैं कि जो हमारा दूसरे रोबोट की तरह, जैसे सोशल रोबोट क्या होता है, इसमें फिजिकली इम्बॉडीड मतलब कि हमको उसका मतलब कि रोबोट को ऐसा बनाना होगा कि ह्यूमन बींग के मतलब कि ह्यूमन बींग के जैसा ही उसका स्ट्रक्चर एनालाइज हो। इसका यहाँ पे लिखा है ना मीनिंग, देखिए, अवतार और स्किन सिंथेटिक सोशल कैरेक्टर, उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर जो अंदर का पार्ट उसका वो नहीं होना चाहिए, नहीं तो उससे क्या होगा, फियर एनालाइज होगा, सेक्रेड एनालाइज होगा ह्यूमन बींग के अंदर। इस सबको रिमूव करने के लिए हमको जो फिजिकली इम्बॉडीड करना होगा रोबोट को। और उसके बाद लास्ट पॉइंट क्या है, सोशल जो रोबोट हमारा क्या है कि चाइल्ड केयर, कि जो हमारा कुड बी आल्सो एक्ट एज ए चाइल्ड केयर। देखते हैं ना, जैसे कभी कोई ओल्ड एज होते हैं तो उनको प्रोटेक्ट करने के, उनका देखभाल करने के लिए हम यूज करते हैं क्या, चाइल्ड केयर डेवलपमेंट रोल बाय द सप्लीमेंटिंग इंट्रैक्शन ऑफ ह्यूमन केयर गिवर। मतलब कि वो ह्यूमन का जैसे दवा टाइम पे लेना, ये सब अलार्म वाला सिस्टम जितने भी होते हैं, या तो उसका देखभाल करना, ये सब सारी चीजें इसमें होती। तो गाइज हमने फर्स्ट यूनिट पूरा अच्छे से, होप आपको अच्छा लगा होगा। मैंने तो अपने पूरा एफर्ट दिया है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अभी हमारा सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, फोर्थ यूनिट एंड फिफ्थ यूनिट सभी आएगा, एक डेली टू डेली बेसिस पे आएगा। तो आप अगर आपको ये वीडियो होप अच्छा लगा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और शेयर जरूर से करिएगा, और वीडियो पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जय हिंद दोस्तों।